Hello students, welcome to my class. So today we are going to start the chapter 12 electricity of class 10th. तो इस चैप्टर में है क्या, सबसे पहले तो आपको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी क्या है बेटा? दैट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस। तो दैट मीन्स फिजिक्स, इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जहाँ पे हम चार्जेस की स्टडी करते हैं। दैट मीन्स जहाँ पे हम चार्जेस के साथ डील करते हैं, दैट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। क्लियर? सो उसके बाद हम टाइप्स की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी की कितने टाइप्स हैं? दो टाइप्स हैं सर। दैट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड सेकंड इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? तो क्वेश्चन ये है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है क्या? तो स्टैटिक का जो वर्ड है बेटा, स्टैटिक मीन्स जहाँ पर हम रेस्ट की बात करते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है यहाँ पे चार्जेस। क्लियर? तो ये आपको पता होना चाहिए। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है? स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। तो सपोज कर लो मेरे पास एक ग्लास रॉड है। ये प्रोसेस वैसे आपने बचपन में भी किया होगा जब आप छोटे थे। तो एक ग्लास रॉड है और एक सिल्क का कपड़ा ले लो। तो जब हम उन दोनों को, ये ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड के ऊपर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। क्लियर? तो जब ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ ऐसे रब करेंगे तो क्या होगा? जो ग्लास रॉड के ऊपर जितने भी नेगेटिव चार्ज हैं, दैट मीन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हो जाएंगे? यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएंगे। तो ऐसे ये देखो, इस डायग्राम में मैंने बताया ट्रांसफर हो गए ना सारे इलेक्ट्रॉन्स। तो जो इलेक्ट्रॉन्स, जो बॉडी अपने चार्ज ट्रांसफर कर रही है, दैट मीन्स ये ग्लास रॉड ने क्या किया? अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको दान में दे दिए। तो ये अच्छा बन गया है ना? ये अच्छा बन गया ना? तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज क्रिएट हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ से दैट इज अ प्रूफ ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? और इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैट बोलते हैं। क्लियर? सो फर्दर इतना ही सफिशिएंट है यहाँ पे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। बाकी का डिटेल हम +2 में करेंगे। वैसे तो ये +2 का टॉपिक ही है सारा। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इन डिटेल +2 में आती है। क्लियर? तो वैसे बेसिक मैंने आपको बता दिया कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टाइप है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है? करंट मीन्स मोशन। करंट का मतलब क्या होता है बेटा? मोशन। एंड इलेक्ट्रिसिटी तो आपको पता ही है, दैट इज चार्जेस। तो इसका मतलब है दैट मीन्स स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन, जहाँ पे चार्जेस क्या होते हैं? मोशन में होते हैं। क्लियर? और यही तो हमारा चैप्टर है भाई, करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? यही तो हमारा मेन चैप्टर है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। यही हम इस चैप्टर को आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी को। क्लियर? तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे चार्जेस की। तो चार्जेस होते क्या है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक चार्ज एक ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी है जो फोर्स एक्सपीरियंस करती है, चाहे वो फोर्स ऑफ अट्रैक्टिव है, चाहे वो फोर्स ऑफ रिपल्सिव है। क्लियर? सो इसको हम डिनोट किसके साथ करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय क्यू। स्मॉल क्यू भी लिख सकते हो, चाहे तो आप कैपिटल क्यू भी लिख लो, बात एक ही है। क्लियर? तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? दैट इज कूलम। ये एसआई यूनिट है चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज की। 1 कूलम भी लिख सकते हो, चाहे आप कूलम लिख लो जस्ट ओनली। तो सीजीएस यूनिट क्या है? सीजीएस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज फ्रैंकलिन। तो 1 FR लिख सकते हो। और अनदर यूनिट सीजीएस यूनिट, चाहे तो आप स्टैट कूलम लिख लो, ये भी सीजीएस यूनिट में आती है। स्टैट कूलम और फ्रैंकलिन। क्लियर? और ये नोट कर लो बेटा, 1 फ्रैंकलिन जो है वो 3.3 × 10⁻⁻10 कूलम के इक्वल होता है। क्लियर? उसके बाद हम टाइप्स की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ चार्जेस। चार्जेस कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के हमारे पास चार्जेस हैं। वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड अनदर इज सेकंड इज नेगेटिव चार्ज। क्लियर? तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का मीनिंग है, पॉजिटिव चार्ज मीन्स यहाँ पे हम प्रोटॉन्स की बात करेंगे। नेगेटिव चार्ज का मीनिंग है यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं। क्लियर? और एक थर्ड है, दैट मीन्स जहाँ पे हम न्यूट्रॉन्स की बात करते हैं। न्यूट्रॉन्स आर द न्यूट्रल पार्टिकल्स, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, हैविंग नो चार्ज। ये न्यूट्रल पार्टिकल होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। क्लियर? तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम नेक्स्ट वैल्यूज की बात करते हैं। कुछ वैल्यूज होती हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, प्रोटॉन का मास कितना होता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट है हमारे पास चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? इट इज -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और चार्ज ऑन प्रोटॉन, प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर? और
मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, दैट इज 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। क्लियर। अब उसके बाद मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का मास कितना होता है, प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो ये वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल में ये वैल्यूज बहुत जरूरत पड़ेगी न्यूमेरिकल्स में ये वैल्यूज की, तो ये आपको रिमेंबर होनी चाहिए। क्लियर। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। चार्जेस की कुछ प्रॉपर्टीज भी होते हैं, जैसे हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जैसे सपोज कर लो रिपेल लाइक चार्जेस कौन से होते हैं, सपोज ये पॉजिटिव और पॉजिटिव, ये दोनों क्या है, ये दोनों लाइक चार्जेस हैं, और एक पॉजिटिव कंसिडर कर लो, दूसरा नेगेटिव आप ले लो। तो पॉजिटिव एक, ये दोनों लाइक चार्जेस हैं और ये दोनों अनलाइक चार्जेस हैं। तो लाइक चार्जेस क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अनलाइक चार्जेस क्या करेंगे, एक दूसरे को ऑब्वियसली अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर। तो सेकंड प्रॉपर्टी जो है बेटा नेक्स्ट हमारे पास, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडेड अलजेब्रिकली, दैट मींस एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज भी बोलते हैं इसको। तो इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल कंसीडर करूंगा। तो सपोज कर लो मेरे पास एक बॉडी है, और उस बॉडी के ऊपर मैं चार्ज कंसीडर कर रहा हूँ। सपोज इस बॉडी के ऊपर Q1 चार्ज मैंने कंसीडर कर लिया प्लस Q1, ठीक है। फिर इस बॉडी के ऊपर मैंने और चार्जेस ले लिए, इसे Q माइनस Q2 प्लस Q3 अप टू जितने मर्जी आप चार्जेस कंसीडर कर सकते हो, फिर अप टू Qn तक मैंने चार्ज यहाँ पे कंसीडर कर लिए। जितने मर्जी चार्जेस आप ले सकते हो, Q1 Q2 Q3 अप टू सो ऑन। तो नेट चार्ज इस बॉडी के ऊपर कितना होगा बेटा, तो नेट चार्ज होगा, नेट चार्ज दैट इज कैपिटल Q के साथ हम इसको डिनोट कर सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू Q1 प्लस ऑफ माइनस Q2 प्लस Q3 अप टू Qn। क्लियर। तो ऐसे, तो इस तरह के एडिशन को, ये जो हमारे पास एडिशन है बेटा, इस तरीके के एडिशन को हम क्या बोलते हैं, दैट इज अलजेब्रिक एडिशन। इस तरह के एडिशन को हम क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एडिशन। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है, दैट इज अ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में क्या है बेटा, कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम आप कंसिडर कर लो, तो आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय बट इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। जो चार्ज है बेटा, ना ही हम इसको बना सकते हैं, ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वो चार्ज क्या है, चार्ज को सिर्फ हम ट्रांसफर कर सकते हैं, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। क्लियर। तो सिस्टम कौन से ले रहे हैं, आइसोलेटेड। आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है बेटा जहां पे हम चाहे तो आप यहाँ पे क्लोज्ड सिस्टम भी लिख सकते हो। क्लियर। जो सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट ना हो। क्लियर। ऐसे सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम बोला जाता है। तो लास्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है, फोर्थ प्रॉपर्टी, दैट इज अ क्वांटाइज्ड, दैट इज अ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। इस प्रॉपर्टी का जो हेडिंग है, दैट इज अ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सो इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड। तो क्वांटाइज्ड का मीनिंग क्या है बेटा, क्वांटाइज्ड मीन्स द टोटल चार्ज ऑन द बॉडी इज एन इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मीनिंग समझ लो बेटा, इसका मीनिंग क्या है, कहते हैं जितना भी चार्ज है, टोटल चार्ज जितना चार्ज है बॉडी के ऊपर, वो क्या है, इज एन इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ। तो यहाँ पे जो n है बेटा, वो इंटेग्रल मल्टीपल को रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर। तो क्वांटाइज्ड का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, तो चार्ज कहाँ पे कैसे एग्जिस्ट करता है, दैट मीन्स चार्ज कैसे एग्जिस्ट करता है, वही मीनिंग है इसका क्वांटाइज्ड का। तो यहाँ पे n मीन्स नंबर ऑफ इंटीजर्स जितने मर्जी हो सकते हैं, n 1 2 3 अप टू सो ऑन। और यहाँ पे जो प्लस माइनस है बेटा, ये जो आप प्लस माइनस देख रहे हो, इसका मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए। तो प्लस का मतलब होता है जब कोई बॉडी चार्ज डोनेट करती है, दैट मीन्स दान में दे देती है कोई चार्ज, कोई बॉडी चार्ज दान करती है, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज क्रिएट होता है, पॉजिटिव चार्ज है। जैसे सपोज कर लो, अगर आप मेरे से कोई चीज ले रहे हो, तो मेरे ऊपर कौन सा चार्ज क्रिएट होगा,
पॉजिटिव चार्ज। अगर कोई बॉडी चार्ज ले रही है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज क्रिएट होगा, नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। क्लियर, तो ये आपको बताना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज थी इलेक्ट्रिक चार्जेस की। क्या है बेटा, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। तो कंडक्टर क्या है, मटेरियल्स दैट allow the charges to flow through them। दैट मीन्स जिसमें चार्जेस क्या होते हैं, फ्लो होते हैं, जिसमें चार्ज फ्लो कर सकता है, उन मटेरियल्स को क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम यहाँ पे ले सकते हैं मेटल्स। जो मेटल्स हैं वो कंडक्टर्स में ही आते हैं। क्लियर, मेटल्स, अलॉयज, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, क्लियर। तो ये आप एग्जांपल यहाँ पे दे सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं इंसुलेटर्स की। इंसुलेटर्स क्या होता है, मटेरियल दैट डू नॉट allow the charges to flow through them are called insulators। For example, plastic, glass, rubber, etc. Clear? एक्सेप्ट ग्रेफाइट को छोड़ के बेटा, क्योंकि जो ग्रेफाइट है दैट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये बात आप रिमेंबर रखना, जो ग्रेफाइट है कि वो क्या है, दैट इज अ गुड कंडक्टर। क्लियर। इंसुलेटर्स में बेटा आप एग्जांपल नॉन मेटल की भी दे सकते हो। एक बात बेटा आप यहाँ पे नोट कर लो, कोई भी मटेरियल है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कब होगा, जब उसमें फ्री चार्ज कैरियर्स होंगे। क्लियर। तो इसके बाद हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक है, जो हमारा इस चैप्टर का मेन टॉपिक है, दैट मींस इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या है बेटा इलेक्ट्रिक करंट? सर इलेक्ट्रिक करंट ये होता है जिसमें चार्ज क्या होते हैं, फ्लो करते हैं, दैट मीन्स रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ऐसे ही होता है इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर। तो दैट मीन्स तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, जिसमें चार्ज फ्लो करते हैं। क्लियर। और करंट इट इज डिनोटेड बाय आई हम इसका सिंबल रखते हैं सर, आई के साथ हम इसको डिनोट करते हैं, दैट इज आई इज इक्वल्स टू द क्यू अपॉन टी। क्लियर। और रेट का मतलब यहाँ पे क्या है सर, रेट का मतलब है जहाँ पे हम टाइम की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हमने लिखा है क्यू बाई टी। तो दैट इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। क्लियर। और हमने याद है हमने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में करा था, ये जो चार्ज है वो किसके इक्वल होता है, n इंटू ई, दैट इज अ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्लियर। यही हमने करा था ना, चार्ज की हमने प्रॉपर्टीज करी थी, उसमें लास्ट प्रॉपर्टी थी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की। क्लियर। तो इसके हिसाब से जो करंट है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज आई इज इक्वल्स टू एन ई अपॉन टी। तो हम यहाँ से इस एक्सप्रेशन से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम निकाल सकते हैं। क्लियर। तो वो कैसे, तो m इक्वल्स टू आई टी अपॉन ई। तो यहाँ से हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी कंडक्टर के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। हमारे पास करंट भी गिवन है, टाइम भी गिवन है, इलेक्ट्रॉन की तो हमारे पास वैल्यू हमको पता ही है, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर। तो इसके एक बात रिमेंबर रखना बेटा, जो इलेक्ट्रिक करंट है
इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट जो है बेटा वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर। इसके बाद हम बात करेंगे एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक करंट की। एसआई यूनिट क्या होती है, तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। तो एम्पियर जो है वो एसआई यूनिट है इलेक्ट्रिक करंट की। तो अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। तो अगर चार्ज 1 कूलम का है और टाइम हमारे पास 1 सेकेंड है तो करंट कितना होगा, ऑब्वियसली है वो 1 एम्पियर होगा। क्लियर। तो यहाँ से क्वेश्चन 1 क्या आता है बेटा, रिमेंबर रखना, आपको 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डिफाइन 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर की डेफिनेशन आप दोगे यहाँ पे, तो क्या दोगे डेफिनेशन, इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू अ कंडक्टर in 1 second. So 1 ampere is a strong current. 1 ampere current is a strong current. So hence some multiples are also यूज्ड। तो इसके कुछ सब मल्टीपल्स भी हैं। जो सब मल्टीपल्स कौन कौन से हैं बेटा, जैसे 1 मिली एम्पियर। तो 1 मिली एम्पियर में कितने एम्पियर करंट होता है, 1 मिली एम्पियर इक्वल्स टू 10 रेज़्ड टू पावर -3 एम्पियर। सेकंड 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल्स टू 10 रेज़्ड टू पावर -6 एम्पियर। और 1 नैनो एम्पियर, 1 नैनो एम्पियर 10 रेज़्ड टू पावर -9 एम्पियर। तो ये आपने रिमेंबर रखना है, ये वैल्यूज न्यूमेरिकल्स में आपको बहुत काम आएगी। क्लियर। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में आपको आ सकता है भी, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, कौन सी डिवाइस है जिससे हम करंट को मेजर कर सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा एमीटर। क्लियर। तो ये आपने, तो एमीटर is a device which is used to measure the current flowing through the circuit. Clear। और एक चीज आप और रिमेंबर रखना, जो लीस्ट काउंट है, लीस्ट काउंट ऑफ एमीटर, लीस्ट काउंट ऑफ एमीटर का होता है 0.1 एम्पियर। क्लियर। 0। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो 2 टाइप्स का होता है। एक है हमारे पास कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट, और सेकंड जो है वो हमारा है इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो क्या डिफरेंस क्या है बेटा, ये भी आप समझ लो। तो सपोज कर लो मेरे पास एक कंडक्टर है, ये हमारा कंडक्टर है, और इस कंडक्टर को मैंने एक एंड कंडक्टर का बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया और दूसरा एंड नेगेटिव टर्मिनल से। क्लियर। और हमको पता है यहां से करंट फ्लो करता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, क्योंकि बेसिकली हम यही चीज पढ़ते हैं, क्योंकि जो पोटेंशियल है वो फ्लो करता है हायर टर्मिनल से लोअर टर्मिनल की तरफ, क्योंकि जैसे पोटेंशियल इंक्रीज होगा करंट भी इंक्रीज होगा। क्लियर। तो अगर करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो कर रहा है, अगर करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो कर रहा है, तो वहां पे जो करंट होगा वो करंट कौन सा होगा, कन्वेंशनल करंट। क्लियर। ये चीज रिमेंबर रखना बेटा, अगर करंट
नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल में जा रहा है, अगर करंट नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, दैट मीन्स करंट नहीं जा रहा बेटा, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये अगर इस डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रहे हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल में, तो वहां पे कौन सा करंट होगा हमारा, इलेक्ट्रॉनिक करंट। क्लियर। तो ये टाइम है सीजीएस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो सीजीएस यूनिट जो है बेटा इलेक्ट्रिक करंट की, वो क्या है, बायोट। ठीक है, तो ये रिमेंबर है ना, जो सीजीएस यूनिट है इलेक्ट्रिक करंट की, वो क्या होती है, बायोट। और 1 बायोट में 10 एम्पियर करंट होता है। 1 बायोट इक्वल्स टू 10 एम्पियर। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है बेटा, क्लोज्ड कॉन्टिन्यूस एंड कंडक्टिंग पाथ हैविंग अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। क्लियर। और इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो मेनली 2 टाइप्स का होता है, एक होता है ओपन सर्किट और एक होता है क्लोज्ड सर्किट। क्लियर। पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। क्लोज्ड कॉन्टिन्यूस एंड कंडक्टिंग पाथ हैविंग अ source of इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। क्लियर। तो ओपन सर्किट कौन सा सर्किट होता है, जिसमें करंट फ्लो नहीं करता, और क्लोज्ड सर्किट वो होता है बेटा जिसमें करंट फ्लो करता है। तो दैट मीन्स नो इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज। और क्लोज सर्किट में, क्लोज सर्किट क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज कॉन्टिन्यूसली। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो सपोज कर लो मेरे पास एक सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज, ठीक है, और इस सोर्स चार्ज का एक खुद का रीजन भी है, तो ये इसका रीजन होगा। तो अब क्या है बेटा, देखो कहते इस सोर्स चार्ज के पास कहीं दूर से एक स्मॉल अमाउंट का चार्ज इसके रीजन में घुसने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे सपोज कर लो एक स्मॉल अमाउंट का टेस्ट चार्ज है, जिसको हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। तो ये क्या कर रहा है, इस सोर्स चार्ज के रीजन में घुसने की कोशिश कर रहा है। तो जब ये अंदर एंटर करेगा तो इन दोनों चार्जेस के बीच में एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा। क्लियर। उस फोर्स एक्सपीरियंस के कारण वहां पे एक फील्ड क्रिएट होगा, जिस फील्ड को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बेटा वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर। इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसे एरो डाला था ना, तो दैट इज सिंबल ऑफ डायरेक्शन, जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि वहां पे फोर्स है तो फोर्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लग रही है। क्लियर। तो इसलिए क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो और इसकी जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूटन पर कूलम। तो ये कैसे बनी, क्योंकि हमको पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके इक्वल है, फोर्स अपॉन
चार्ज, और फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और चार्ज की यूनिट कूलम, तो इसलिए इसकी यूनिट क्या बनी, न्यूटन पर कूलम। क्लियर। तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हमारा जो अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है बेटा, देखो सपोज कर लो हम इन्फिनिट कोई भी पॉइंट ले रहे हैं, से यहाँ पे मैंने एक पॉइंट P कंसीडर कर लिया, ठीक है, और यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ इन्फिनिटी का, ठीक है। अब पोटेंशियल हम, आपको पता ही है पोटेंशियल हम इलेक्ट्रिक, चाहे तो पोटेंशियल बोल लो चाहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल लो, हम V के साथ डिनोट करते हैं इसको। क्लियर। तो करना क्या बेटा, यहाँ जो हमने P पॉइंट कंसीडर किया, हमने इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है कितना होगा। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके कारण होगा, जब वहां पे चार्ज होंगे, जब चार्जेस होंगे तभी पोटेंशियल होगा वहां पे। क्लियर। तो इस पॉइंट इन्फिनिटी से एक टेस्ट चार्ज मूव कर रहा है, स्मॉल अमाउंट का चार्ज ले सकते हो, चाहे आप टेस्ट चार्ज भी कह सकते हो, चाहे स्मॉल अमाउंट का, एक ही बात है। तो इन्फिनिटी से एक टेस्ट चार्ज P पॉइंट की तरफ मूव कर रहा है। तो जब ये चार्ज मूव करेगा तो दैट मीन्स मूव कर रहा है तो वर्क डन भी होगा। क्लियर। अगर मूव कर रहा है तो वर्क डन भी होगा, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing a unit positive test charge from infinity to that point, that is called electric potential. So that means electric potential is defined as the amount of work done bringing a unit positive charge from infinity to that point. Clear। तो ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर। सेम एज इट इज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में भी पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है बेटा, डिफरेंस, जहां पे डिफरेंस की बात कर रहे हैं वहां पे हम दो पॉइंट्स कंसीडर कर लेंगे, दो पर्टिकुलर पॉइंट्स कंसीडर करेंगे। सपोज मेरे पास दो पॉइंट्स हैं, से ए और बी, तो ए और बी मैंने दो पॉइंट कंसीडर कर लिए। तो सपोज ए पॉइंट से कोई चार्ज मूव कर रहा है, या टेस्ट चार्ज ही हम ले सकते हैं यहाँ पे। तो ए पॉइंट से एक टेस्ट चार्ज मूव कर रहा है बी पॉइंट की तरफ। क्लियर। तो दोनों के बीच का क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो दोनों के बीच का क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो दैट मीन्स जब यहां से चार्ज मूव कर रहा है तो इसका मतलब है यहाँ पे भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल है। जब यहाँ पे चार्ज होगा, ये चार्ज इधर मूव करेगा तो यहाँ पे भी फिर कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। तो दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, दैट मीन्स, यहाँ पे मैं चेज कर रहा हूं इसको, दैट मीन्स इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन ब्रिंगिंग अ unit positive charge from point A to point B. Clear? That is called electric potential difference, VA minus VB। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दो पोटेंशियल का डिफरेंस रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, तो ये रिमेंबर रखना। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कह लो, चाहे तो आप इसको V के इक्वल भी रख सकते हो, सिंपल आप V के इक्वल भी रख सकते हो। क्लियर। तो चाहे आप डेल्टा वी रख लो, बात एक ही है, क्योंकि डेल्टा वी क्या होता है, एक तरीके का डिफरेंस सिंबल। हम जो मर्जी रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपनी मर्जी से, बट आपको शो करना पड़ेगा, आपको वहां पे लिखना पड़ेगा अभी आप कौन सा सिंबल क्या ले रहे हो। क्लियर। और इसका एसआई यूनिट जो है, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, तो हमको पता है पोटेंशियल वर्क डन अपॉन चार्ज होता है, वर्क का जो यूनिट है वो कितना है, 1 जूल हम ले लेते हैं, अपॉन चार्ज का यूनिट हमको पता है कूलम होता है। क्लियर। तो इसका जो एसआई यूनिट है वो कितना हो गया, 1 वोल्ट। तो इसका, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेटा ओम्स लॉ, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओम्स लॉ हमको पता है दैट इज वोल्टेज जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के। That means voltage is applied across the conductor is directly proportional to the
करंट। सो दिस इज अ साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटा के क्या करते हैं हम, यानी कांस्टेंट। तो यहाँ पे हम जो कांस्टेंट लेंगे दैट इज आर। तो वेयर आर इज द रेजिस्टेंस कांस्टेंट, तो जो आर है बेटा हमारा वो क्या है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। क्लियर। देन आर इज इक्वल्स टू वी अपॉन आई, जो मर्जी आप यहाँ पे फॉर्मूला ऐसे बना सकते हो चाहे तो आप, और आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन, जैसे मर्जी आप सिंप्लीफाई कर दो इसको। क्लियर। तो रेजिस्टेंस वैसे है क्या बेटा, मेन फंक्शन क्या है इस जो हमने प्रोपोर्शनैलिटी ली है आर की, दैट मीन्स आर जो हम प्रोपोर्शनैलिटी का लेते हैं, तो इसका मीनिंग अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें बेटा, तो रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस इज द opposition to the flow of electric current। तो जो रेजिस्टेंस है बेटा वो करंट की डायरेक्शन में रुकावट पैदा करता है। क्लियर। और एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज, तो हमको पता है जो रेजिस्टेंस है वो वोल्टेज अपॉन करंट के इक्वल है। अगर कंडक्टर के अंदर 1 वोल्ट की सप्लाई है विद रिस्पेक्ट टू 1 एम्पियर करंट के, तो किसके इक्वल होता है, 1 ओम के इक्वल। तो इसका जो एसआई यूनिट है रेजिस्टेंस का वो कितना है, 1 ओम, या सिंपली आप ओम भी लिख सकते हो। क्लियर। तो ये आपको रिमेंबर होना चाहिए। और यहाँ पे हम प्रोपोर्शनैलिटी की बात करते हैं, हमको पता है जैसे जैसे करंट बढ़ेगा वोल्टेज भी बढ़ेगी, क्योंकि वोल्टेज और करंट एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर हम ग्राफ की बात करें तो दोनों के बीच का ग्राफ कैसा होगा, तो ग्राफ दोनों के बीच का बेटा, जैसे यहाँ पे वोल्टेज इस तरफ और इस तरफ करंट, तो ग्राफ बिटवीन वी एंड आई इज अ स्ट्रेट लाइन। क्लियर। तो ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स। कौन कौन से फैक्टर जो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो फर्स्टली जो रेजिस्टेंस है बेटा वो कंडक्टर की लेंथ के ऊपर भी डिपेंड करता है। क्लियर। और सेकेंडली जो रेजिस्टेंस है वो कंडक्टर के एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। सो नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड that R equals to या R proportional to L upon A, so this is a sign of proportionality। और इस proportionality के साइन को हटा के हम क्या लगाएंगे, any constant से this is a rho, that is L upon A। और rho क्या इसमें रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, rho is the resistivity constant, या फिर आप प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी कह सकते हो, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। क्लियर। या फिर आप और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कह सकते हो इसको, दिस इज आल्सो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्लियर। ये हमारा यहाँ पे रिलेशन बनता है, तो ये आप रिलेशन रिमेंबर रखना। ठीक है। तो इसमें एक और चीज बता दो बेटा, कहते हैं जो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करता है, तो वो थर्ड फैक्टर हम उसका बना सकते हैं। तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल of the conductor। तो जो resistance, तो next fourth property is for a conducting wire the resistance increases with increase in temperature। Now from relation R equals to rho L upon A, तो हमारे पास ये रिलेशन बना था। so if length is 1 unit and area is ऑल्सो 1 यूनिट, अगर मैं यहाँ पे लेंथ भी कंडक्टर की 1 यूनिट लेता हूँ और एरिया भी 1 यूनिट लेता हूँ,
तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो किसके इक्वल हो जाएगा, रेजिस्टिविटी के इक्वल। तो ये हम डेफिनेशन बता सकते हैं यहाँ पे, डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टिविटी की। क्लियर। तो अगर क्वेश्चन में आ जाए डिफाइन रेजिस्टिविटी तो आप वहां पे इस रिलेशन के अकॉर्डिंग उसकी डेफिनेशन बता सकते हैं। क्लियर। तो उसके बाद हम एसआई यूनिट की बात करते हैं। एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज, so now SI unit of resistivity is rho is equals to R into A upon L। क्लियर। तो हमारे पास जो रिलेशन था R इक्वल्स टू रो L अपॉन A, तो इस रिलेशन से हमने ये रिलेशन बनाया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर। तो रो इज इक्वल्स टू, हमको रेजिस्टेंस की यूनिट तो पता ही है ओम, और एरिया इसका यूनिट में हमको पता है मीटर स्क्वायर होता है, और लेंथ हम मीटर में लेते हैं। क्लियर। तो m के साथ एक m कैंसिल हो जाएगा, तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या आ जाएगी, ओम मीटर। क्लियर। तो ये नेक्स्ट है हमारे पास सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स। सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स में बेटा दो टाइप्स इंक्लूड है, एक तो रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट होंगे और दूसरा रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्ट होंगे। क्लियर। और उससे पहले आपको रेजिस्टेंस का सिंबल बताना चाहिए। यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है, ये रेजिस्टेंस का सिंबल है। ठीक है। तो रेजिस्टेंस में जो सीरीज कॉम्बिनेशन है उनका, तो वो कुछ इस तरीके का होगा। सपोज कर लो मेरे पास 2 या 4, जितने मर्जी आप रेजिस्टेंस ले सकते हो। तो ऐसे मैंने रेजिस्टेंस ले लिए 2 या 3, तो यहाँ पे मेरे 2 या 3 आप रेजिस्टेंस जितने मर्जी ले सकते हो। तो रेजिस्टेंस लिया तो उनको मैंने एक सीरीज में ऐसे कनेक्ट कर दिया, से R1 उनको नाम, दूसरे को R2, तीसरे को R3। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है रेजिस्टेंस का। ठीक है। अगर पैरेलल में आपने रिप्रेजेंटेशन करवानी है तो पैरेलल में कुछ इस तरीके का होगा। तो ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन है रेजिस्टर, ये तीनों आपस में क्या है, पैरेलल। क्लियर। तो अब हम शुरुआत करेंगे टाइप्स की, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की। तो सबसे पहले व्हेन रेजिस्टेंसेस, क्योंकि ज्यादा ले रहे हैं, आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो एक बात यहाँ पे याद रखना, जब रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट होंगे तो क्या होगा, जब रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट है तो वहां पे करंट जो है बेटा सर्किट के अंदर, करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा, और हमारा जो वोल्टेज है वो क्या रहेगा, डिफरेंट। तो ये मेन चीज तो आपको पता होनी चाहिए। तो सपोज मैंने 2 रेजिस्टेंस ले लिए, 2 या 3 आप जितने मर्जी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। क्लियर। तो मैंने 2 रेजिस्टेंस ले लिए और इन दोनों रेजिस्टेंस को, इसका एक एंड जो है वो मैंने यहाँ पे बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। क्लियर। एक एंड को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, दूसरे एंड को नेगेटिव टर्मिनल के साथ। तो यहाँ पे हमने की लगाई है, यहाँ से करंट कुछ इस तरीके से फ्लो करेगा, से I, और इस वाले रेजिस्टेंस का नाम R1 और इस वाले रेजिस्टेंस का नाम R2। क्लियर। तो उनको पता है करंट सेम है दोनों में, तो इसका पोटेंशियल हम कंसीडर कर लेते हैं से V1 और इसका पोटेंशियल से V2। क्लियर। तो दोनों का पोटेंशियल क्या है, अलग अलग है। तो हम बात करेंगे टोटल पोटेंशियल की, तो टोटल पोटेंशियल कितना होगा, V of S is equals to V1 plus V2। Vs स्टैंड्स फॉर, ये हम सीरीज का ले रहे हैं ना, इसलिए हमने V के पैर में ऐसे डाला है। सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है, I is equals to V upon R और V is equals to IR। ये हमारे पास ओम्स लॉ था। क्लियर। इस इक्वेशन को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो Vs is equals to I into RS, बिकॉज रेजिस्टेंस क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो I into RS हो गया। क्लियर।
इज इक्वल्स टू V1 की फॉर्म में, 1 की फॉर्म में अगर हम अब हम लिखेंगे, सो I इंटू R1 प्लस I इंटू R2। तो इस इक्वेशन में से I जो है वो कॉमन आ जाएगा, तो I अगर कॉमन निकालते हैं तो I इंटू आर एस इज इक्वल्स टू आई इंटू R1 प्लस R2। तो ये I के साथ ये वाला I कैंसिल हो जाएगा, तो आर एस रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन का रिजल्ट ये आ जाएगा। जब रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में हो तो ये हमारे पास रिजल्ट आएगा, तो सभी रेजिस्टेंस क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। क्लियर। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हेन रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। When resistances are connected in parallel combination, तो हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस को पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाया, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है वो कुछ इस तरीके का होगा। तो दो रेजिस्टेंस मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, से दिस इज R1 एंड दिस इज R2, और दोनों रेजिस्टेंस, दोनों एंड जो है रेजिस्टेंस के, इस रेजिस्टेंस के दोनों एंड, इस रेजिस्टेंस के दोनों एंड, तो यहाँ पे ये कॉमन एंड हो गया इन दोनों का। क्लियर। तो यहाँ पे इन दोनों को हम, एक टर्मिनल को हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे और दूसरे को नेगेटिव टर्मिनल के साथ, कुछ ऐसे। क्लियर। ये हमारे पास ई, और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव टर्मिनल। तो ध्यान से देखो, तो एक चीज पता होनी चाहिए, जब रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट हो तो क्या होगा, तो करंट जो है वो डिफरेंट रहेगा, करंट डिफरेंट, और वोल्टेज जो है वो सेम रहेगी। क्योंकि ध्यान से देखो, दो रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है दूसरे के साथ, और दोनों का पोटेंशियल जो है, बैटरी तो एक ही लगी है, ऑब्वियसली पोटेंशियल सेम होगा। तो यहां से अगर करंट फ्लो करेगा से आई, तो यहाँ पे आगे करंट दो पार्ट्स में डिवाइड होगा। तो जो आई है, एक करंट इधर, एक करंट ऐसे भी जाएगा, से इसको हम नाम देते हैं से I1, और यहाँ पे से I2। क्लियर। तो अगर करंट I1 I2 फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे अब टोटल करंट की। टोटल करंट कितना होगा, तो टोटल करंट दैट मीन्स IP इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2। P इसलिए लिखा है क्योंकि हम रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन हमने यहाँ पे लिया है। Clear. Now according to Ohm's law, so I is equals to V upon R, so V upon RP is equals to V upon R1, क्योंकि वोल्टेज क्या है, सेम है, इसलिए हम V ले रहे हैं वहां पे, तो V upon R2। क्लियर। तो V, इस इक्वेशन में से V कॉमन निकाल लेंगे हम, तो V upon RP is equals to V into 1 upon R1 plus 1 upon R2। यहाँ ये वाला भी और ये वाला भी तो कैंसिल ही होएगा, तो रिजल्ट क्या बनेगा हमारे पास, तो रिजल्ट आ गया 1 अपॉन RP इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिजल्ट बन गया। इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेटा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो हीटिंग इफेक्ट करंट में क्या है बेटा, कोई मेटेलिक वायर है सपोज हमारे पास, तो वो मेटेलिक वायर में हीट का प्रोडक्शन कब होगा, दैट मीन्स उस रेजिस्टिव सर्किट, चाहे तो आप रेजिस्टिव सर्किट बोल सकते हो, चाहे सिंपल आप मेटेलिक वायर भी बोल सकते हो, क्योंकि मेटेलिक वायर का कुछ ना कुछ, तो उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होता ही है। तो उसमें हीट की प्रोडक्शन कब होगी, दैट मीन्स प्रोडक्शन ऑफ हीट। तो प्रोडक्शन हीट कब प्रोड्यूस होगी, उसमें किसके कारण हो सकती है, एक इन हम यहाँ पे पूरे लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, इन रेजिस्टिव सर्किट। तो रेजिस्टिव सर्किट के अंदर हीट प्रोडक्शन, हीट की प्रोडक्शन कैसे होगी, तो उसका रीजन है ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट
ऑब्वियसली करंट के फ्लो के कारण, तो करंट के फ्लो के कारण ही तो ये चीज होगी। क्लियर। तो इसका एक मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन भी है, मैथमेटिकल फॉर्मूला है जो डेरिवेशन में आपको अभी बताऊंगा, तो वो डेरिवेशन हम सॉल्व करते हैं अभी। क्लियर। तो अगर हमसे ये चीज पूछी जाए कि आप हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को कैसे प्रूव करोगे, कैसे इसको ड्राइव करोगे, तो बड़ा सिंपल सा है डेरिवेशन। तो हमको एक चीज तो पता है भी, जो वर्क डन है वो वोल्टेज इनटू दैट मीन्स पोटेंशियल इनटू चार्ज के इक्वल होता है। क्लियर। तो वर्क डन जो है इट इज इक्वल्स टू द पोटेंशियल इनटू चार्ज। ये चीज हमने करा हुआ है, हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में ये चीज कर चुके हैं। और क्यों हमारे पास क्या है, दैट मीन्स चार्ज, और चार्ज किसके इक्वल होता है, करंट इनटू टाइम के। क्लियर। तो ये भी आपने पढ़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये जो वर्क डन है, अगर हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में वर्क डन की बात कर रहे हैं, तो ये जो वर्क डन है, दिस वर्क डन विल बी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये एक एनर्जी की तरह काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या था बेटा, अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है दैट मीन्स वहां पे वर्क डन हो रहा है, वर्क डन हो रहा है दैट मीन्स एनर्जी लग रही है। जो चार्ज है वो अपनी एनर्जी लगा रहा है तभी वो मूव कर रहा है। तो ये एनर्जी जो है, ये एनर्जी कौन सी होगी, अगर किसी कंडक्टर के अंदर चार्ज फ्लो कर रहा है उसमें एनर्जी लग रही है, और वो एनर्जी कौन सी होगी, दैट इज हीट एनर्जी। क्लियर। क्योंकि जब चार्ज फ्लो करता है कंडक्टर में तो वो कंडक्टर गर्म होता है, मीन्स उसमें कौन सी एनर्जी क्रिएट होती है, हीट एनर्जी। तो हीट एनर्जी जो है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं W इज इक्वल्स टू H इक्वल्स टू VIT। बिकॉज जो वर्क डन है वो हीट एनर्जी के इक्वल है, तो हीट एनर्जी दैट इज आल्सो इज इक्वल्स टू VIT। क्लियर। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ क्या था, V इज इक्वल्स टू IR। तो ये हमारा रिजल्ट था ओम्स लॉ का। तो इसके बाद रिजल्ट क्या बनेगा, सपोज कर लो इस इक्वेशन को मैं फर्स्ट इक्वेशन दे देता हूँ और ये मेरी सेकंड इक्वेशन, तो ये इक्वेशन उसमें पुट कर दो। नाउ सेकंड इन फर्स्ट, तो रिजल्ट क्या बनेगा आपके पास, यहां पे मैं लिख देता हूँ सेकंड इन फर्स्ट। नाउ द H इज इक्वल्स टू I R into I into T, तो H is equals to I square R into T। This is the expression of heating effect of electric current है। क्लियर। तो इसका मतलब है जो हीट एनर्जी है वो करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और टाइम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इस एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, दिस एक्सप्रेशन is also called Joule's law of heating effect। तो इस एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, इट इज जॉल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। तो ये क्वेश्चन जो है तो इस फॉर्म में भी आपको बन के आ सकता है। तो अगर आप इस एक्सप्रेशन को और आगे सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, तो वो देख लो वो भी कैसे आप सिंप्लीफाई करते हैं इसको। तो हमारे पास इक्वेशन थी, चाहे तो और डाल के लिख लो, तो वी नो हमने अभी लिखा था H इज इक्वल्स टू VIT, ये रिलेशन हमने किया था अभी। ठीक है। तो इसी रिलेशन से इस रिलेशन को आगे चेंज कर सकते हो, चाहे तो आप इसमें पुट करके आप कर सकते हो, चाहे यहाँ से आप रिलेशन उठा लो। क्लियर। जैसे मर्जी कर सकते हो आप। तो H इज इक्वल्स टू VIT। नाउ अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ H इज इक्वल्स टू V, और I किसके इक्वल होता है, V अपॉन R। नाउ अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। क्लियर। तो H इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R। तो ये रिलेशन बन सकता है, चाहे तो आप ये रिलेशन यूज कर लो, चाहे वो, बात सही एक ही है। क्लियर। चाहे तो आप इस रिलेशन से ये रिलेशन बना सकते हो,
चाहे ये वाले रिलेशन थे ये रिलेशन बना सकते हो। क्लियर। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पावर की, या सिंपली आप पावर भी कह सकते हो। इलेक्ट्रिक पावर क्या है बेटा? दैट इज अ रेट ऑफ डूइंग वर्क, दैट इज अ रेट ऑफ डूइंग वर्क, और इसको हम P के साथ डिनोट करेंगे। हमारी जो इलेक्ट्रिक पावर है दैट मीन्स P हम P के साथ डिनोट करेंगे पावर। सो दैट इज अ वर्क अपॉन टाइम, और वर्क हमने पढ़ा ही है, अभी हम पढ़ के आए, दैट इज अ एनर्जी, और वो एनर्जी किसके इक्वल होती है? दैट इज W इज इक्वल्स टू VI इंटू टी। तो यहाँ से पावर का एक और रिलेशन बन गया, एक तो ये खुद का इसका रिलेशन है वर्क अपॉन टाइम, तो पावर का एक और रिलेशन बन गया वोल्टेज इंटू करंट। क्लियर। तो ये आप रिलेशन यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है। तो इसको आगे और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो आपकी मर्जी है, आप कर सकते हो। नाउ अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ देन P इज इक्वल्स टू I इज इक्वल्स टू V अपॉन R होता है। जो I है वो किसके इक्वल होता है? दैट इज V अपॉन R। तो यहाँ पे आप पुट कर सकते हो V इंटू V अपॉन R। सो P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R। ये एक रिलेशन हमारे पास ये बन गया। क्लियर। तो आप ऐसे रिलेशन बना सकते हो, ठीक है। इसके बाद मैं इसकी पावर की यूनिट की बात करता हूँ। जो पावर की यूनिट है दैट मीन्स SI यूनिट की बात कर रहे हैं हम। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वॉट। तो क्या यूनिट है बेटा इलेक्ट्रिक पावर की? वॉट। चाहे तो आप वॉट लिख लो, चाहे 1 वॉट लिख लो। तो कैसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं? P इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम होता है, ठीक है। तो अगर हम किसी कंडक्टर के अंदर 1 जूल की एनर्जी लगा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू 1 सेकेंड, तो वहां पे पावर कितनी होगी? 1 वॉट। तो इसका मतलब यहाँ पे आपको क्वेश्चन बन के भी आ सकता है डिफाइन 1 वॉट, तो आप कुछ इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो वहाँ पे। तो नेक्स्ट यहाँ पे कुछ अदर यूनिट्स हैं इलेक्ट्रिक पावर की, तो ये भी आपको रिमेंबर होनी चाहिए। फर्स्ट जैसे लार्जर यूनिट है हमारे पास किलो वाट, तो आपको पता है 1 किलो वाट में 1000 वाट होते हैं। अनदर यूनिट क्या है हमारी जो उससे भी बड़ी है मेगा वाट, तो 1 मेगा वाट में 10⁻6 वाट होता है, और 1 गीगा वाट में 10⁹9 वाट। तो आज का हमारा जो लास्ट टॉपिक है बेटा दैट इज अ रिलेशन बिटवीन कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी एंड जूल। क्लियर। तो कमर्शियल यूनिट तो आपको पता ही है एनर्जी की किलोवाट आवर होती है, तो उनको पता है 1 किलोवाट आवर जो है वो किसके इक्वल होता है? 1000 वाट आवर। क्लियर। सो 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू 1000 वाट आवर्स को आप सेकंड में कन्वर्ट कर दो, तो 3600 सेकंड बन जाएगा ये। क्लियर। सो 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू 1000 इंटू 3600 इंटू वाट सेकेंड। तो 1 किलोवाट आवर इसके इक्वल हो जाएगा बेटा 36 इंटू 10⁻5 वाट सेकेंड। तो वाट सेकेंड तो आपको पता ही है किसकी यूनिट है। तो 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू 36 इंटू 10⁻5 जूल, बिकॉज ऑफ हमको पता है जो 1 वाट है वो 1 वाट जो है वो 1 जूल पर सेकेंड के इक्वल है। क्लियर। तो इसका मतलब 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। इसको आगे भी आप डिफाइन सिंप्लीफाई कर सकते हो, और 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू 3.6। तो ये जूल है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10⁻6 है, तो 10⁻6 का मतलब मेगा जूल। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, चाहे तो आप MJ लिख सकते हो। तो 1 किलोवाट आवर भी इसके इक्वल हो गया 3.6 मेगा जूल के इक्वल। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी आज खत्म होता है। सो आई होप इट विल क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच।